परंपराएं बदल रही है, परंपराएं ऐसा नहीं सब लगा के फेंकेंगे। सर, हमारे ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा था कि आप रात में ही इसके अंतिम संस्कार को कीजिए। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डेटी से कि अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार बार थोड़े मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उन्हीं लोगों ने चला दी ना, बाप नहीं था, भाई नहीं था। अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस उम्मीद में कि कोई देख रहा होगा, इस उम्मीद में कि जो भी देख रहा होगा उसे दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखने की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त अदालत से लेकर प्रशासन में बैठे लोग इसी सवाल से भाग रहे होंगे कि कोई उनसे ये ना कह दे कि आपने हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार का वीडियो देखा तो आपका क्या कहना है, क्या ऐसा होना चाहिए था, अब आप क्या कदम उठाएंगे। सारी कवायद तो यही थी कि कोई देखे नहीं। हाथरस की पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस क्यों करा रही थी? क्या इस तरह से अंतिम संस्कार कराना इस मामले में इंसाफ है? क्या इस मामले में अपराधी लड़की थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने अपने स्तर पर ऐसा करने का फैसला लिया हो। इतनी रात को अंतिम संस्कार करने के पीछे मंशा क्या रही होगी? क्या यही कि सुबह होने से पहले मामले को रफा दफा कर दिया जाए? इसी एम्बुलेंस में हाथरस की पीड़िता का पार्थिव शरीर है। आगे बोनट पर सिर रखकर 2 महिलाएं रो रही हैं। अगर मृतका का पार्थिव शरीर घर वालों को दे दिया गया होता तो उसके आंगन में ले जाया जाता, तो ये महिलाएं यहां बोनट पर इस तरह नहीं रो रही होती। बोनट के भीतर बैठी महिला पुलिस शासन के आदेशों के कारण प्रतिबद्ध है, मगर उसकी आत्मा भी झकझोर रही होगी। निलंबन और कानून की धाराओं का डर उसे ही है जो जिंदा है। मृतका को क्या पता कि उसके साथ अब कौन क्या व्यवहार कर रहा है। करतूत अपराधियों की और जीवन से लेकर घर तक छिन गया मृतका का। उसका पार्थिव शरीर वापस घर नहीं लौट सका। मैं आपकी संवेदनाओं को बिल्कुल झकझोरना नहीं चाहता। आप उसे बिल्कुल तकलीफ ना दें, बस जरा सा सोचें कि क्या ऐसा किसी के साथ होना चाहिए था। 14 सितंबर के रोज इस लड़की के साथ अपराधियों ने जो किया, क्या प्रशासन ने उससे कम बुरा किया? उसकी मां क्यों एम्बुलेंस के आगे जमीन पर बैठी रो रही है? हमारी बेटी को नहीं ला दो, हमारी बेटी को नहीं ला दो, हम यहीं से विदा करेंगे। क्या ऐसे वक्त में यह मां झूठ बोल रही होगी? क्या वो झूठ मूठ का रो रही होगी? आखिर उसकी बेटी के पार्थिव शरीर को उसके आंगन में क्यों नहीं जाने दिया गया? प्रशासन बताए क्यों नहीं उसके पार्थिव शरीर को
उसके आंगन में अंतिम रीति रिवाज के लिए ले जाने दिया गया। मरने के बाद उसके पार्थिव शरीर पर अधिकार पुलिस का था या परिवार का? क्या वो अपराधी थी, आतंकवादी थी या वो पीड़िता थी? उसकी मां, उसके भाई, पिता पर जो यह जख्म दिया गया है, उसका उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा, सोचिए। बलात्कार और हिंसा का सदमा, फिर मौत का सदमा, और फिर इस अपमान को कोई कैसे समझाए कि उसकी बेटी या बहन के पार्थिव शरीर को घर में नहीं लाने दिया गया। थोड़ा बहुत ईमान तो काठ की मेज और कुर्सी में भी होता होगा, जिस पर अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं। रात अंधेरे इतनी पुलिस क्या इसलिए आई थी कि एक अनुसूचित जाति का परिवार अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को आंगन तक ना ले जा सके? क्या इतनी पुलिस इसलिए आई थी कि पिता अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके, भाई अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके? क्या इतनी पुलिस ये सुनिश्चित नहीं करा सकी कि पार्थिव शरीर को परिवार के बीच कुछ देर के लिए रखा जा सके? क्या पिता झूठ बोल रहे हैं कि वे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहते थे? पुलिस ने नहीं करने दिया। हाँ, हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी और उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि तो अंतिम संस्कार कर दिया। तो परिवार से कोई नहीं गया था? परिवार से कोई नहीं गया। बहुत ज़्यादा दुख है अपने बेटी से कि अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार बार थोड़े मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आखिर एक बाप अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा देख ही लेता तो भारत महान और रिसेंटली विश्व गुरु बने भारत की कौन सी सत्ता हिल जाती? क्या कोई इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाला था? अगर सारी कोशिश यही थी कि कोई उसके अंतिम संस्कार को ना देखे तो उस कोशिश का जवाब क्या हो? लेकिन उससे पहले सवाल है कि जिनसे देखने की उम्मीद है उनके भीतर बचा ही क्या है? वो इसे देखकर करेंगे भी क्या? क्यों ना उन पंच तत्वों में विलीन होने का दृश्य स्क्रीन पर चलता छोड़ दिया जाए, ताकि पता चले जिनके नहीं देखने के लिए यह सब किया गया उनमें देखने की क्षमता बची भी है या नहीं। जिसे पीछे करने की कोशिश थी हम उसे आगे कर देते हैं। आप जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्सर की आवाज सुन रहे हैं। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्सर ने मुकेश सिंह सेंगर से कहा है कि अंतिम संस्कार में परिवार के कुछ लोग शामिल थे। पहले आप सुन लीजिए। वो गाड़ी वापस इनके घर तक आई, इन्होंने लगभग 1 से सवा घंटा उसको देखा और उसके बाद इन्हीं के 1-2 परिवारजन जो गए थे उन्होंने वहाँ अंतिम संस्कार किया। और ये जो बाकी मीडिया पे जो ऐसी चीज़ें चल रही है बिल्कुल ये भ्रामक है। तो जिलाधिकारी कह रहे हैं कि परिवार के कुछ लोग शामिल थे, जिसकी बेटी थी, जिसकी बहन थी, क्या वो भी शामिल थे? यह नहीं बता सके। क्या ऐसा भी रिवाज है कि जिसकी मौत होगी उसकी चिता को आग पिता या भाई नहीं देंगे, कोई रिश्तेदार देगा? क्या पिता ने तय किया था कि कौन चिता को आग देगा? प्रशासन ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी तो कराई होगी, तो वो दिखा दे कि अंतिम संस्कार में पिता और भाई शामिल थे या नहीं। जिलाधिकारी सुबह के वक्त ही इसे जारी कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। लड़की के पिता जिलाधिकारी के बयान के पहले और बाद भी यही कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, बेटी का आखिरी बार चेहरा ही नहीं देखा, उसका शव घर नहीं लाने दिया गया। नहीं, अब बाप नहीं था, भाई नहीं था, ये लोग बच्ची को ले गए, हाथ पैर जोड़े, हमने हमारी बच्ची को मुंह तो दिखा दो, किसी ने मुंह नहीं दिखाया। एक वीडियो उन्होंने निकाली है जिसमें वो दिखा रहे हैं कोई बाबा है जो वहाँ है, वो कौन है? नहीं है, बाबा है ही नहीं, बहुत दिन हो गए, 20 वर्ष से गई मरे। वो चाचा लगते हैं रिश्ते में जो है वहाँ पे, लेकिन आप लोग नहीं थे? नहीं, हमारे घर परिवार को कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हमने कही हमारी लड़की को आखिरी बात तो मौत तो दिखा दो, कि नहीं मैं किसी को नहीं, अगर तुम्हें देखना है तो वहाँ जाओ शमशान घाट। हाँ। अच्छा, आप नहीं थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे। अच्छा। तो हमें तो लड़की की माँ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, घर वाले कोई भी नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तो वहीं से वहीं कहा कि तो लड़की को कहा कि तो दफना के
चले गए। और दूसरा ये भी एक कारण था कि आप लोग कह रहे थे कि रात को आप नहीं करना चाहते हैं, तो उस पर भी नहीं मानी। हाँ, पुलिस वाले ने वो भी नहीं मानी हमारी। मृतका की चिता जलाने के फौरन बाद करीब 3 बजे हमारे सहयोगी अरुण कुमार सिंह जब पीड़ित परिवार के घर पहुंचे तो देखा परिवार के लोगों ने घर का गेट अंदर से बंद कर लिया था। उनका कहना था कि पुलिस रात में जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराने पर अड़ी थी। अंतिम संस्कार परिवार के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए परिवार और रिश्तेदारों ने खुद को घर में अंदर से बंद कर लिया ताकि जबरन ना ले जाया जा सके। इसके बाद भी पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। आप में से कोई भी वहां मरघट तक नहीं पहुंचा? नहीं सर, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा है। और हमारे हाथ में डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है लड़की की। वो कर रहे हैं, सब पुलिस वाले ही कर रहे हैं, जैसे मनमानी चला रहे हैं अपनी, पुलिस वाले ही चला रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। तो जैसे मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं अपने रिश्तेदारों से सलाह करना चाहता हूँ, तो हाँ। वो हुई थी बात, तो उसके बाद उन्हीं का फैसला था फिर आखिरकार? उन्हीं का फैसला है। वो ये कह रहे हैं, पिताजी ने सभी रिश्तेदारों से बात करके उन्होंने ये कहा है कि हम सभी अपने जो मतलब है कि रिलेशन वाले हैं सभी को बुला के सुबह हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे पूरे कार्यक्रम से। ये है सर। अच्छा। और पुलिस वाले हैं कि वो ना डेड बॉडी को दे रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं, अपनी केवल मनमानियां कर रहा है प्रशासन। हमारे साथ में कोई भी कैसी इंसाफ की बात हो नहीं रही। आप लोगों ने अपने आप को घर में लॉक क्यों कर लिया था? लोग आ रहे भाग के आ रहे, खींच के ले चलो इसको, ले चलो, डर के मारे मैंने ताला बंद कर लिया, सारे मारने के लिए आ रहे थे। तो ये पीड़िता की मां है, उनका कहना ये है कि घर में बीती रात इन लोगों ने लॉक कर लिया था क्योंकि पुलिस वाले जबरन इनको घर से ले जा रहे थे। माँ, पिता, भाई सब बार बार कह रहे हैं कि वे रात को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, तो फिर अंतिम संस्कार किसकी इजाजत से किया गया? क्या ये संस्कार है? धर्माधिकारी जिलाधिकारी को बताना चाहिए। मीडिया में खंडन करने से अच्छा है संस्कार के समय का वीडियो दिखा दें। हाथरस की पीड़िता के साथ हिंसा अपराधियों ने की, मगर उसके मरने के बाद इस तरह से अंतिम संस्कार करना क्या हिंसा नहीं है? अगर हिंसा है तो क्या यह हिंसा अपराधियों की हिंसा से अलग है? एक बार देख लीजिए कि किस तरह प्रशासनिक अधिकारी आपा खो देते हैं जब पिता के साथ साथ कोई और उनसे कुछ कहने लगता है। अफसर का क्रोधित होना समझा जा सकता है, रुतबा है भाई, लेकिन पिता का बेटी के लिए गिड़गिड़ाना कैसे समझा जा सकता है? थोड़ी सी घर मतलब बेटी सभी इंतजार करें, मट्टी जरूर लगेगी सर, आपके बीच में लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। घर में देखो आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कौन है? क्या बोल रहे हैं? ज्यादा लोग वो करो जो फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा, जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा पिताजी को, इनके तो भाई भी खड़ा पीछे। सबसे बात हो सकती है क्या? हर आदमी वो बन रहा है, जो नेता बन रहे सब लोग। दिन के वक्त हाथरस पुलिस ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश का एक बयान ट्वीट किया। इस बयान में वे कह रहे हैं कि परिवारजनों के साथ उनके सहयोग से और अनुमति के साथ शांति बनाए रखने के लिए विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर और गांव में शांति बनी हुई है, कोई अड़चन नहीं आई, सबको समझाया गया, सबका सहयोग था, कोई दिक्कत नहीं आई। ये बयान है, कमाल है ना? विधिवत अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन इस शांति में माँ, पिता और भाई की शांति कहाँ है? हमको जबरदस्ती लेके जा रहे शमशान घाट में कि अभी लगाओ अभी लगाओ। हमने बोला कि डेड बॉडी लगाएंगे सर, और हमारे परिवार के लोग हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। और हम वहाँ से जब दिल्ली से आए हैं तो हमको सीधा घर पे नहीं लेके आए, वो सीधा शमशान घाट में गाड़ी रोकी। हमने बोला सर हमारे परिवार के लोग हैं, उन लोगों को तो इन्फॉर्म कर दीजिए, हमारे वो परिवार के लोग वहाँ पे आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि कोई नहीं, आ जाएंगे आपके परिवार के लोग, शमशान घाट चलिए और वहाँ लगवाइए। हमारे सहयोगी अरुण सिंह, अदनान लगातार कवर करते रहे, मुकेश सिंह सेंगर भी। रात के वक्त इतनी पुलिस आई थी, कायदे से भरोसा ये होना चाहिए था कि पुलिस परिजनों के लिए आई है। इतनी पुलिस के रहते हुए जब प्रशासन पीड़िता के पार्थिव शरीर को उसके आंगन में नहीं ले जा सका तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पुलिस किस लिए आई थी।
हाथीरस गैंगरेप पीड़िता का शव उसके गांव हाथीरस लाया गया है। जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने काफ़ी झगड़े जो है वो भी किए और रोका कि शव को रात को अग्नि ना दी जाए, जो अंतिम संस्कार है वो रात को ना किया जाए। लेकिन कई झगड़ों के बाद, रिश्तेदारों के साथ लंबी बहस के बाद पुलिस जो है वो किसी तरीके से जो शव वाहन है उसे यहाँ मरघट तक लेकर आई और अब जो आखिरकार जो शव है उसे अग्नि दे दी गई है। रात के 2:30 बज गए हैं और रिश्तेदारों का कहना था कि मान्यताओं के हिसाब से रात को शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस सब से लड़ते झगड़ते आखिरकार पुलिस जो है वो यहाँ मरघट तक पहुंची है और शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कैमरे पर बयान दिया कि अंतिम संस्कार के वक्त परिवार के सदस्य शामिल थे। उसके बाद उन्होंने प्रेस को बुलाया और इस ब्रीफिंग में कैमरे से रिकॉर्ड करने की मनाही थी। जो कहा गया वो इस तरह से है। लड़की जब हाथरस के जिला अस्पताल में एडमिट थी तभी पीड़ित परिवार से लड़की को बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन परिवार नहीं माना था। बाद में प्रशासन के कहने पर ही लड़की अलीगढ़ में AMU के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराई गई। 29 तारीख को हमारे ADM ने जाकर बयान लिए, जहां लड़की के पिता ने सफदरजंग शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया। ये लिखत में दिया था उसके परिवार ने। AMU मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में रेप नहीं आया है, ना ही जीभ काटी थी। शरीर पर 4 जगह चोट थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। 14 तारीख को सुबह 9:30 बजे की घटना थी। हमने 10:30 बजे लड़की के भाई के आरोप के आधार पर 307 और SC/ST एक्ट में FIR लिखी थी। लड़की के भाई ने संदीप और उसके साथियों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। प्रशासन ने खुद लड़की की बिगड़ती तबीयत देखकर उसे सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया। इससे पहले कि अब माता पिता को भी कई मामलों में दोषी बताया जाने लगे, इस सवाल पर आते हैं और टिके रहते हैं कि अंतिम संस्कार का आदेश किसका था। क्या आदेश लखनऊ से आया था या जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर लिया था? दूसरा, अंतिम संस्कार से पहले मृतिका के पार्थिव शरीर को घर क्यों नहीं जाने दिया गया? तीसरा, कि माँ बाप को क्यों नहीं उसका चेहरा देखने दिया गया? चौथा, कि माँ बाप अंतिम संस्कार में क्यों नहीं शामिल हुए? सहयोगी अरुण सिंह ने हाथरस की पीड़िता के भाई से बात की। सब दिल तो बहुत दुख रहा है। जैसे हमारी जो बहन जो एक्सपायर हुई है उसकी ना तो हमें बॉडी दी, ना हमें बॉडी को दिखाया, ना ही हमें उसका जो अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और पुलिस ने खुद ही अपनी ज़बरदस्ती से उसको अंतिम संस्कार करा। पता नहीं हमारी जो बहन थी उसकी बॉडी थी या नहीं, ये भी हमें कुछ पता नहीं है। हमें तो एम्बुलेंस के पास भी नहीं जाने दिया और हमारे जो हमारी बहन बेटी हमारी बुआ जी उनके पास उनको टॉर्चर भी किया गया, उनको मारा पीटा भी गया। उस टाइम जो उनका रास्ता रोक रहे थे तो अब इन्होंने उनको मारा पीटा, उनके ब्लड भी खून भी निकले, चूड़ी गड़ी उनकी। इसके बाद भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश ने मुकेश सिंह सेंगर को दिए इंटरव्यू में कहा कि अंतिम संस्कार के समय परिवार के सदस्य मौजूद थे और इसका उनके पास वीडियो है जिसे वो मीडिया के साथ साझा कर सकते हैं। परिवार के लोग रात में ही अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए, मगर पिता तो बार बार यही कह रहे हैं कि वे दिन में अंतिम संस्कार करना चाहते थे। देखिए, परिवार जनों से बात करते हुए और शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी। पुलिस का काम सुझाव देना नहीं था कि परिवार अंतिम संस्कार कब करे। पुलिस का काम था कि बर्फ का इंतजाम करे, सुबह तक के लिए मॉर्चरी में उसे रखवा सकती थी, फिर दिन के वक्त उसे घर में लाया जा सकता था। रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करने देना चाहिए था। बाजरे के खेत में उसके साथ हिंसा हुई, मामला गैंग रेप का भी दर्ज है, मगर 14 सितंबर की घटना के बाद 29 सितंबर को उसकी मौत तक पुलिस के पास यही कहने को था कि मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, फोरेंसिक जांच हो रही है, उसका इंतजार है। 15 दिनों में पुलिस इसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अलीगढ़ रेंज के IG पीयूष मोडिया को कल यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है? सवाल है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी इसकी पुष्टि क्यों नहीं हो सकी?
आप उनकी आवाज सुनिए, क्योंकि चिता की तस्वीर स्क्रीन पर रहेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पे सामने नहीं आया था। उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब एग्जामिनेशन के भेजे हैं, जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विज्ञान प्रयोगशाला में, और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र आ जाएगी। पुलिस को पता है कि परिवार के लोग कई बार बलात्कार का जिक्र नहीं कर पाते हैं तुरंत के तुरंत। पीड़िता ने गैंग रेप की बात तो कही थी, आरोपी का नाम तो लिया था। क्या बलात्कार के मामलों की पुष्टि में इतना वक्त लगता है? मेरी चप्पल तो ये पैती तो दोनों पैती, मेरी एक चप्पल कैसे यहाँ सब टूटे बाजार टूटा पड़ा, तो उसी की सीध पे मैं चली गई। एक भीतर थी, एक बाहर पड़ी चप्पल। मेरी लड़की के तन पे कपड़े नहीं थे, मुंह में से खून निकल आया, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई मेरी बेटी की। बयान में बहन ने बताया, जो भी आरोपी उनके नाम भी बताए हैं, और पहले बयान में तो बहन में ये भी बताया कि चूँकि मेरी बहन पढ़ी लिखी तो है नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ रेप हुआ है, तो रेप का मतलब समझती नहीं है, तो बोला कि उसने ऐसे कर दिया। फिर हमने बोला कि लड़की पढ़ी लिखी तो है नहीं। फिर दोबारा से सीओ साहब गए बयान लेने के लिए, दूसरे पता नहीं तीसरे दिन गए। जब उन्होंने बोला कि बेटा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कुछ, जब उसने बोला कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मीडिया के लिए हाथरस मुंबई से बहुत दूर है। इसके इंसाफ के लिए ट्विटर पर चलने वाला हैशटैग कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर ली है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, और मुख्यमंत्री ने ये बात ट्वीट कर दी है। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री ने इस घटना पर कोई ट्वीट नहीं किया, खासकर हाथरस की बेटी के निधन के बाद संवेदना तक नहीं जताई। मगर यह बताना जरूरी समझा कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। 29 सितंबर को हाथरस पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि कतिपय सोशल मीडिया के माध्यम से यह असत्य खबर सार्वजनिक रूप से फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा क्षेत्रांतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में मृतका की जीभ काटी गई, आंख फोड़ी गई तथा रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। हाथरस पुलिस इस असत्य एवं भ्रामक खबर का खंडन करती है। मां ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा है कि उसकी आंखें बाहर आ गई थीं, उसमें खून था, मुंह से खून निकल रहा था, वजाइना से खून बह रहा था। मैंने उसे तुरंत साड़ी के पल्लू से ढक लिया और मैं चिल्लाने लगी। मां ने जीभ काटने की बात नहीं कही, यही कहा कि गला दबाने से जीभ निकल आई होगी और दांत से कट गई होगी। पीड़िता को काफी मारा गया था, तभी तो गंभीर चोटें आई थी। मार मार कर उसकी हालत कर दी गई कि वो पैरालाइज हो गई। पुलिस कहती है कि हड्डी नहीं टूटी। खंडन भी कमाल का है। आपके स्क्रीन पर चिता तो जल रही है ना। सफदरजंग अस्पताल की प्रवक्ता उसकी रीढ़ में आई गंभीर चोट का हाल बता रही हैं। 20 years old female was admitted in new emergency block under neurosurgery at Safdarjung Hospital on 28 September at around 3:30 p.m. She was referred from Jawaharlal Nehru Medical College, Aligarh Muslim University. She was very critical and intubated at the time of admission. She had cervical spine injury with quadriplegia and septicemia. Despite all efforts and treatment, she succumbed on 29 September at 6:55 a.m. AMU की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि शरीर पर 4 जगह चोटें थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। कानून से रोक है कि पीड़िता का चेहरा ना दिखाएं, उसकी पहचान ना दिखाएं, इसलिए परिवार वालों का भी चेहरा नहीं दिखाया, ना नाम लिया, वरना जिस हालत में उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में चल रही हैं वो कई दावों को आसानी से खारिज करती हैं। मगर आप हाथरस की बेटी की जलती हुई चिता देख सकते हैं। चाहें तो सोच सकते हैं कि आखिर उसका अंतिम संस्कार इस तरह से क्यों किया गया। दरअसल अपने जवाब में जिलाधिकारी चाहे जितने भी धर्माधिकारी प्रतीत होते रहे हों, मगर उसके पार्थिव शरीर को लेकर इस तरह का खेल उसकी मौत के बाद से ही शुरू हो गया था। हमारे सहयोगी शरद ने पिता से उस वक्त बात की थी जब वे सफदरजंग अस्पताल में थे। सर हमें बेटी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या कहते बेटी को, जो क्या कहते अपराधी हैं, हाँ, उनको कम से कम सजा क्या कहते मिलनी चाहिए।
उसको फांसी होनी चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर बॉडी नहीं है। अच्छा, मैंने मोर्चरी में पता किया जाके, स्वयं पता किया वहाँ जाके, तो हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि यहाँ बॉडी तो यहाँ नहीं है। अच्छा। मोर्चरी में बॉडी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, और ये तो भाई जब तो आपको सूचित होना चाहिए था ये तो। जी, हमें नहीं बताया, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में, बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं। मैंने वहाँ जाके पता किया कि हमारी दीदी की बॉडी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है। हाँ। सीधे यही बोला। तो इसके विरोध में फिर आप लोग यहाँ पर अब धरने में बैठे हुए हैं? जी, विरोध में हम इसलिए भी बैठे हैं, जब तक यहाँ पे जिसकी सत्ता है बीजेपी की, उनसे कोई नेता आके हमें ये आश्वासन नहीं देते कि हमको जब तक उन लड़कों को फांसी दिलवाएंगे, हमें न्याय दिलवाएंगे और हमारे इस परिवार की पूरी जिंदगी भर की सुरक्षा नहीं होती, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्योंकि हमें गांव में बहुत सारी धमकियाँ मिल रही है। ऐसे आपकी ये पीएसी पुलिस हमारे 1 महीना 2 महीना हमारे घर के पास रह सकती है, उसके बाद ये तो चले जाएंगे। हमें फिर भी खतरा है ना, जब वो लोग खुलेआम आते जाते बोल देते हैं कि इन्हें गोली से मार देंगे, 1-2 को और मार देंगे, तब जेल में हाजिर हो जाएंगे, तो ये आप समझ सकते हो किस तरीके से खतरा है हमें। हाथरस लोकसभा की सीट आरक्षित है। यहाँ के सांसद बीजेपी से हैं। उस वक्त नहीं थे मौके पर जब चिता जली, इस वक्त आ गए हैं कहने कि जिसकी रात अंधेरे चिता जली है वो उनकी बेटी है। सांसद साहब की आवाज सुनिएगा। नाम राजवीर सिंह दिलेर है। उनके साथ पीड़िता की भाभी बात कर रही हैं। दोषियों के प्रति पूरी कार्रवाई होगी। 4 आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, चारों गिरफ्तार हो गए। जिस दिन मैं गाँव में आया हूँ, एक सेकंड, जिस दिन मैं गाँव में आया हूँ, वाले खत्म होने के बाद में मैं उस दिन गाँव में आया भी थी सामने। मैंने ऐसो की कार्रवाई देखी, मैंने उनसे मुझे लूज लगी, मैंने तुरंत ऐसो के लाइन हासिल कराया उस दिन मैंने। ऐसी बात नहीं है, आपके लिए मेरी बेटी है, बेटी मेरी है। पता चल रहे थे किन में बॉडी पाई गई, वहाँ पे वो हुई, तो मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जाम हुआ, बहुत लेट हुआ। ला सकते हो या ला सकते हो? देखिए, 1 मिनट मेरी बात सुनो। देखिए, मैं समाज से हूँ, ये तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है। चिता की जलती इन तस्वीरों के पीछे बहुत कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसका अंदाजा आपको नहीं लगता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के पिता और भाई की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करा दी गई और ऐलान भी हो गया। याद दिला दूं कि बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद परिवार के लोगों ने योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। आज तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही एनकाउंटर की खबर भी आ जाएगी और जो लोग चुप हैं इस वक्त वो वाहवाही करने लगेंगे और इंसाफ बताने लगेंगे। एनकाउंटर इंसाफ नहीं है। लोगों को देखना चाहिए कि पुलिस ने इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए किस तरीके से सबूत जुटाए हैं। जुटाते वक्त क्या गंभीरता बरती है, यह बात सिर्फ अदालत में ही साबित हो सकती है। एनकाउंटर के बाद पुलिस हर सवाल से बच जाएगी, केस बंद हो जाएगा। सारे सवाल अंधेरी रात की उस चिता में जल जाएंगे जिसमें 23 करोड़ की आबादी वाले यूपी की एक लड़की चुपचाप जलती रही। भारत नहीं तो और कौन देश विश्वगुरु कहलाएगा। यह नया भारत है जहां बेटी की चिता को मुखाग्नि किसने दी पता ही नहीं चलता है। यह कैमरा है जिससे हम अंधेरे में झांकते हैं और आप एंकर का चेहरा देखते हैं, मगर एंकर सिर्फ अंधेरा देखता है। वो कल्पना करता है कि आप किस तरह से देख रहे होंगे, कैमरे के पीछे आप बैठे होंगे। वो नहीं जान सकता कि कैमरे के उस पार देखने वाले सो चुके हैं या अपने स्क्रीन पर जलती चिता को देखने के लिए जाग रहे हैं।
विश्व गुरु भारत में ब्रेक लेने की इजाजत अभी भी है। विश्व गुरु भारत के दर्शक अगर इजाजत दें तो ब्रेक ले लेते हैं। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था और उसे नष्ट कर दिया गया। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन को भंग करना था, कानून के राज का उल्लंघन था। 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया और कहा कि मस्जिद गिराने के मामले में सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस सुनियोजित नहीं था, नेताओं ने भीड़ रोकने की कोशिश की थी, गुंबद पर चढ़ने वाले असामाजिक तत्व थे, किसने ढांचे को गिरा दिया पता नहीं। वे अगर सजा से बच गए हैं तो इस मामले में अब इंसाफ की कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। भीड़ को इंसाफ मिला या आरोपियों को इंसाफ मिला, ये मुकदमा अदालत के बाहर चलता रहेगा। जश्न का ये माहौल एक बड़े आरोप से मुक्त होने का है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर मिठाई बांटी जा रही है, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में दोनों ही नेताओं को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इन दोनों नेताओं के अलावा बाकी 30 आरोपियों को भी ये कहते हुए बरी कर दिया कि किसी के खिलाफ बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए कार सेवकों को उकसाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। 2300 पन्नों का फैसला देने के बाद जज एसके यादव भी बुधवार को रिटायर हो गए। फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि विध्वंस के वक्त आडवाणी जोशी मंच पर मौजूद थे, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए इन्होंने कार सेवकों का साथ दिया, इसके सबूत नहीं मिले हैं। असामाजिक तत्वों ने बाबरी मस्जिद ढहाई, नारों का ऑडियो आरोपियों की आवाज से मेल नहीं खाता। गवाहों ने कोर्ट में माना कि सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ हुई। सीबीआई नहीं साबित कर पाई कि आरोपियों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे दो संप्रदायों के बीच दंगा भड़का। सिर्फ उत्तेजक भाषण से आरोपी दोषी साबित नहीं हो सकते। आरोपियों द्वारा दंगा भड़काने के भी सबूत नहीं मिले हैं। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। देखिए, मैं इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि सारा देश इस निर्णय से बहुत प्रसन्न है। अब इस मामले के एक और आरोपी और बीजेपी सांसद विनय कटियार को अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की याद आ रही है। मथुरा काशी का जो मामला है, सब संतों को बुला करके तय करेंगे, सब साधु संत तय करेंगे। और मथुरा वृंदावन तो पूरा संतों का गढ़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा? हमने हमेशा कहा है, न्यायालय में फैसला अगरचे हमारे खिलाफ हुआ 9 नवंबर वाला फैसला, तब भी हम लोगों ने पहले कह रखा था कि हम फैसला आखिरी मानेंगे। तो जब रिव्यू खारिज हो गया तो आपने देखा कि हमने कोई मुजाहरा नहीं किया। 5 अगस्त से 6 अगस्त को जब वहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो ऐसे ही देश की जनता को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए और न्यायालय को ये चाहिए कि वो कानून और एविडेंस की बुनियाद पर फैसला दे, ताकि उन पर जो भरोसा है वो खत्म न हो। जरा सोचिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर 28 साल बाद ये फैसला आया है और ये सीबीआई के लिए कितना बड़ा झटका है कि दिन दहाड़े लाखों कार सेवक बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 को ढहा देते हैं। पुलिस भी है और 28 साल लगते हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और फिर भी
देश की सबसे अच्छी जांच एजेंसी सीबीआई किसी एक आरोपी को भी सजा नहीं दिलवा पाती है। तो ये नाकामी सिस्टम की है और सबसे बड़ी नाकामी सीबीआई की। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख रहे थे विश्व गुरु भारत के नए भारत की ये कहानियां। नमस्कार।